बहुत ही कठिन परिस्थितियों में और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में चल रहा है। बहुत नजदीक पहुंचने के बाद जिस प्रकार से मशीन फंस गई। I am confident 41 men are coming home. When, Ardol? Because see, the By auger has stopped Christmas, working. yeah, by Arnold. I said no. I The promised. वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए जो है आज से ही जो है उस पर काम शुरू हो गया है। मैंने क्या कहा कि ये सब बातें आप लोग सेकेंडरी हैं। सबसे पहले हमारा काम है कि सबको पहले सुरक्षित बाहर निकालें और वो सब चीजें होंगी और उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। कोई पर्याप्त नहीं हो गए, अभी सारे पर्याप्त हो गए। अब सब्र का बांध टूट रहा है। निश्चित रूप से लाखों लाख लोग उत्तराखंड के प्रार्थनाओं में हाथ उठा रहे हैं। उनके सकुशल वापसी के लिए लोग दुआ कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, मुरादें मांग रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन हर प्रकार से मतलब कि कितनी वहाँ पर प्रोग्रेस हुई है, क्या परेशानी उसमें ऑपरेशन में आ रही है, अंदर सारे लोग सुरक्षित हैं, ठीक हैं, उनको भोजन पानी इत्यादि की सब व्यवस्था हो रही है और सभी प्रकार की चिंता कर रहे हैं। सभी एजेंसियां भी सहयोग कर रही हैं। आशा है कि जल्द ही रेस्क्यू पूरा कर दिया जाए, क्योंकि जो 41 जाने हैं उन सब की सुरक्षा हमारी पहली कर्तव्य है। उस पर हम काम कर रहे हैं। थोड़ा हर्डल्स जो हैं, चुनौतियां आ रही हैं, लेकिन चुनौतियों को पार करते हुए जो रेस्क्यू दल है वो अपना काम कर रहा है। आशा है कि बहुत जल्द सुखद समाचार यहाँ से प्राप्त होगा। नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। उत्तरकाशी में 15 दिनों से जिंदगी की जंग लड़ रहे 41 मजदूरों की सांसें अभी भी अटकी हुई हैं, जिसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मगर रेस्क्यू में आ रही अड़चनों की वजह से जहां एक तरफ सफलता में देरी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं सवाल ये भी है कि आखिर इस तरह के हादसों के पीछे के कारण क्या है, जिसकी वजह से इस तरह की दुर्घटना सामने आती है, और क्या हम खुद इस तरह की घटनाओं के जिम्मेदार हैं। साथ ही इस हादसे के बाद तो देश भर में बन रही 29 सुरंगों के रिव्यू की बात कही जा रही है, मगर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस हादसे के पीछे का मुख्य कारण क्या है। साथ ही साथ पूरे घटनाक्रम पर सीएम धामी ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। अभी सुबह से प्लाज्मा मशीन जो हैदराबाद से आई है उसने काम करना शुरू कर दिया है और तेजी से कटिंग हो रही है। अब कुल 14 मीटर शेष बचा हुआ है जो आगर मशीन को काट के निकालना है। लगता है कि जल्दी ये काम हो जाएगा अगले कुछ घंटों में। उसके बाद मैनुअल काम शुरू होगा डीलिंग का। उत्तरकाशी के सिलकारा टनल में चल रहे रेस्क्यू अभियान को लेकर एसडीआरएफ के कमांडेंट मणिकांत मिश्रा ने हमारे संवाददाता अभय कैथुरा से की खास बातचीत। टनल में जो हादसा हुआ था उसके लिए दिन ज़्यादा बीते हैं, लेकिन अब उम्मीद की किरण अभी टूटी नहीं है। उम्मीद अभी भी कायम है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एसडीआरएफ के कमांडेंट मणिकांत मिश्रा जी, उनसे बात करेंगे क्या कुछ अब तक। सर, कई दिन बीत गए, उम्मीद की किरण टूटी नहीं है, आप लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, कब तक होने की उम्मीद लगती है? जो ऑगर है पाइप के अंदर, वो आज उम्मीद है कि वो काट के बाहर निकाल दिया जाएगा और उसके बाद मज़दूरों के एक ग्रुप के द्वारा मैनुअल उसमें उसका मलबा बाहर निकाला जाएगा। और ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द हम लोग पाइप के माध्यम से उस पार पहुंच जाएंगे। सर, अगर प्लाज्मा कटर का जिक्र कर मुख्यमंत्री जी ने किया था, क्या कुछ है सर प्लाज्मा कटर कैसे काम करता है और क्या कुछ अब उसके बाद जो कटर है आयरन को काटने के लिए, इसके लिए ये प्लाज्मा कटर मंगाया गया है और ये बहुत तेज़ी से ऑगर को काट के बाहर निकाल देता है। इसी की उम्मीद में हम आज शाम तक ये शायद संभव हो जाए। क्या सर मैनुअली जो काम होगा उसमें समय ज़्यादा लगेगा, क्या कुछ है? हाँ, उसमें समय ज़्यादा लग सकता है, लेकिन वो सुरक्षित है और उसमें अगर समस्याएं आती हैं, जैसे कोई पाइप आ गया या कोई गर्डल आ गया, तो उसको आसानी से काटा जा सकता है। कल सर एनालिस्ट के बयान से कुछ शंकाएं ज़्यादा बढ़ी कि समय ज़्यादा लग सकता है, तो क्या कुछ कहेंगे सर लोगों से ताकि वो शंकाएं भी दूर हो और वो उम्मीद ना टूटे? टनल में जो मज़दूर भाई फंसे हैं वो सभी सुरक्षित हैं। उनको उनकी जो आवश्यकताएं हैं, जो मांग रहे हैं, वो सब पूरा हो जा रहा है। भोजन मिल रहा है, उनको पानी है। तो अब हमारा लक्ष्य यह है कि उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए और जिसके लिए सारी जो टीम लगी हुई है इस
रेस्क्यू ऑपरेशन में सभी लोग अच्छे से काम कर रहे हैं और उन्हें जल्द से जल्द हम बाहर निकालेंगे। थैंक यू सर। ये थे एसडीआरएफ कमांडेंट मणिकांत मिश्रा जी, जिन्होंने साफ तौर कहा कि कम्युनिकेशन लगातार मजदूरों से हो रहा है जो टनल्स के भीतर फंसे हुए। कोशिश यही है कि उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए और उसके लिए जो प्रयास है वो प्रयास भी तेज कर दिए गए हैं। ऐसे में उम्मीद ये की जा सकती है कि अगले 1 से 2 दिन में बड़ा ब्रेकथ्रू यहाँ पर मिलेगा, वो राहत की खबर हम सबको मिलेगी जिसकी उम्मीद यहाँ पर की जा रही है। कैमरामैन हसन साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, सिलक्यारा, टनल। तो जिस तरह से उत्तरकाशी हादसे में 41 मजदूरों की जान अभी भी फंसी हुई है, जिंदगी की वो लड़ाई लड़ रहे हैं और ऐसे में तमाम लोग प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि इस तरह के हादसों के पीछे की वजह क्या है, क्या वजह है कि इस तरह की दुर्घटना हुई है। और अब पहली प्राथमिकता तो यह है कि सबसे पहले उन 41 मजदूरों को बाहर निकाला जाए, उन्हें उस स्थिति से बाहर निकाला जाए जहां पर उम्मीद की किरण उन्हें नजर नहीं आ रही है। इंतजार अभी उसका किया जा रहा है, लेकिन आज हम हमारे कार्यक्रम के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के हादसों के पीछे क्या कहीं ना कहीं हमारी या कंपनीज की जो लापरवाही है वही एक वजह होती है, और इसके पीछे के यदि कुछ कारण है तो उनसे हम बचाव कैसे कर सकते हैं, कैसे इस तरह की स्थितियों को हम अपने स्तर पर टाल सकते हैं। बातचीत करने के लिए मेरे साथ एक पैनल जुड़ा है, आपका मैं परिचय करा देती हूँ। अजय बियानी जी हमारे साथ भूवैज्ञानिक जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में सर। इसके अलावा जगदीश बावला पर्यावरणविद हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कविता अशोक पर्यावरणविद हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैम। तो सबसे पहले अजय जी मैं आपके पास आऊंगी और हम यहाँ पर चर्चा करने की कोशिश ये कर रहे हैं कि वो तमाम 41 मजदूरों के लिए तो तमाम टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं और जिस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, उम्मीद भी कर रहे हैं कि जल्दी उसमें सफलता मिले और वो तमाम मजदूर जो हैं वो बाहर निकल कर आ पाए। लेकिन इस तरह के जो हादसे होते हैं और ये हादसा होने के बाद जो 29 सुरंगों के रिव्यू का कार्य किया जा रहा है, इसमें आप सबसे पहले मुख्य वजह है क्या देख पा रहे हैं, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से ये हादसा हो सकता है? जहाँ तक कारणों की बात है, हादसा कई कारणों से हो सकता है। सबसे पहले तो ये कि जहाँ पर ये खुदाई चल रही है वहाँ पर अगर 2 चट्टानें अलग अलग नेचर की मिलती है, जैसे कि एक कॉमन चीज है ये पहाड़ों में कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर चट्टानों का परिवर्तन होता जाता है जी। और जब चट्टानों का परिवर्तन हो जाता है, उनके गुणों में परिवर्तन हो जाता है, तो कोई उसमें कमजोर रहती है, कोई स्ट्रांग रहती है। इसके पश्चात तो जो कमजोर होती है वो खिसक भी सकती है और जो स्ट्रांग है वो पोषण को रेजिस्ट कर सकती है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि चट्टानों में अक्सर फॉल्ट के कारण, जिस फॉल्ट में होता है क्या कि जमीन टूटती है और टूटने के बाद या तो ऊपर नीचे जाती है या फिर इस तरह से तिरछे ऊपर जाएगी या फिर इस तरह से तिरछे नीचे जाएगी और या फिर आगे पीछे खिसकती है। अगर ये प्रक्रिया एक फॉल्ट में बार बार होती रहती है, इस तरह से चाहे ऊपर जाए नीचे जाए आगे पीछे पीछे, तो इसमें क्या है, दोनों चट्टानों के बीच में एक टूटी सतह की लेयर धीरे धीरे बढ़ती जाती है। इसको हम शियर जोन बोल सकते हैं या हम इसको बीटल जोन बोल सकते हैं या इसको डक्टाइल जोन बोल सकते हैं, डिपेंड करता है कि इसका नेचर क्या है। अगर बिल्कुल पाउडर हो गया है तो हम इसको बीटल जोन बोलेंगे, और उसमें भी अगर बिल्कुल जैसे सूजी के आकार का पाउडर हो गया तो उसको हम बोलेंगे गाउल। अगर मोटे मोटे पत्थर हैं तो उसको ब्रेशिया बोलेंगे जी। और अगर दोनों का मिक्सचर तो गाउल प्लस ब्रेशिया, इस तरह की टर्मिनोलॉजी दूध में दी जाती है। जहाँ पे भी गाउल होता है या ब्रेशिया होता है, और नेचुरली आप समझ सकते हैं कि अगर वो कमजोर क्षेत्र रहेगा ही रहेगा। जी बिल्कुल। अजय जी मैं आपके पास वापस आती हूँ, हमारे साथ जगदीश जी भी जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ कविता जी भी जुड़ी हुई है। जगदीश जी मैं आपके पास आऊंगी, जिस तरह से अजय जी बहुत डिटेल में समझाने का प्रयास हमारे दर्शकों को कर रहे थे कि इस तरह के हादसे जो होते हैं उसका मुख्य कारण क्या क्या हो सकता है, आपकी नजर से यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं कंपनी और हम यदि अपने स्तर पर इंसानी जीवन की बात करें तो जिस तरह से हम आधुनिकता की दौर में दौड़ रहे हैं वो हमारी कमी तो है, लेकिन इसके अलावा क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए कि हम पर्यावरण से ज्यादा खिलवाड़ ना करें? जी जगदीश जी आपकी आवाज मुझ तक पहुंच नहीं पा रही, अपने फोन के अनम्यूट बटन को आप चेक करिएगा। जगदीश जी आपका फोन शायद म्यूट है, इस वजह से आपकी आवाज मुझ तक पहुंच नहीं पा रही है।
आप प्लीज अपने फोन के अनम्यूट बटन को चेक करिए। हमारे साथ कविता जी भी मौजूद है। मैं कविता जी के पास आती हूँ और उसके बाद आपके पास वापस आऊंगी। कविता जी, लगातार जिस तरह का काम आप करते हैं और पर्यावरण को बहुत नजदीक से आप देखते हैं, इस पूरे मामले में बार बार ये बात कही जा रही है कि कंपनी के द्वारा लापरवाही की गई है और लापरवाही की वजह से कहीं ना कहीं ये बड़ा हादसा पेश आया है। इस पर आपका क्या कहना है? देखो, मुझे लगता है कि प्रकृति से जितनी छेड़छाड़ इंसान करता है, चाहे वो उत्तराखंड ले लो चाहे हिमाचल ले लो, कहीं आप चले जाएं, उत्तराखंड के पहाड़ों को हमने इतना ज्यादा, जो कच्चे भी वहां पर जो पहाड़ हैं उनको इतना हमने छेड़ा है। कहीं टनल बन रही है, कहीं सड़क बन रही है, विकास के नाम पे, टूरिज्म के नाम पे। आई थिंक वहां की इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए टूरिज्म के नाम पे भी फिर सिक्योरिटी रीजन से भी टनल्स बनाई जाती हैं। जैसे आज हमने दिन में भी बात करी थी कि सिक्योरिटी रीजन से भी आप नेबरिंग कंट्रीज से भी आपको अपना सुरक्षा रखनी है। तो उस बहुत सारे कारण हैं, सिक्योरिटी है, डेवलपमेंट है जी, और टूरिज्म है। सब पर ये मैं कहती हूँ, सब कुछ आप करिए, बैलेंस्ड इकोनॉमी चाहिए हमको, ना कि ये कि प्रकृति से इतनी छेड़छाड़ करो कि जहां आपने कुछ ब्लास्टिंग करी, देखिए वो मतलब अंदर ही केव इन हो गया है जो टनल है। या तो मुझे लगता है थोड़ी रिसर्च और होनी चाहिए थी। कुछ मैंने स्टडीज आज सुबह भी पढ़ी हैं जिसमें था कि कुछ लोगों का, कुछ रिसर्च का कहना था कि स्टडीज और अच्छी हो सकती थी, रिसर्च और अच्छी हो सकती थी, और एक एस्केप टनल भी बनती है तो वो भी शायद नहीं है। दैट इज व्हाट आई हैव रेड इन द मॉर्निंग। ऑन द ग्राउंड तो मैं देखो हूँ नहीं उत्तराखंड में, तो मैं इतना तो आपको नहीं बता सकती, आपके खुद के रिपोर्टर्स बता रहे हैं। मगर सच बात यह है कि प्रकृति से जितनी छेड़छाड़ करी है और लापरवाही करी है उसका असर तो हमें भुगतना पड़ रहा है। और मेरी प्रार्थना है कि ये लोग जो फंसे हैं वो निकल आए बेचारे, क्योंकि उनकी क्या गलती है, वो तो अपनी मजदूरी, अपनी रोजी रोटी के लिए वहां पर जाकर के टनल खोद रहे थे। तो देखो उनकी फैमिलीज को भुगतना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं बैलेंस आना है, पॉलिटिकल लीडरशिप आगे आएगी और एनवायरनमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें और ध्यान देगी। जी बिल्कुल, अजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे थे, बहुत ही डिटेल में आप बता रहे थे, टेक्टोनिक प्लेट की हम बात कर लें या फॉल्ट रॉक की बात कर लें, ये तमाम चीजों के बारे में तो आपने जानकारी दी, लेकिन कहीं कहीं पे ये भी माना जाता है कि पानी का रिसाव जब लगातार होता है तो भी खतरा होता है। तो ये तमाम खतरों के साथ ही साथ एक जो स्क्रैप टनल की बार बार बात की जा रही है कि जो कंपनी को बनानी चाहिए थी लेकिन नहीं बनाई गई थी, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, स्केप टनल का प्रोविजन जब हम टेंडर फ्लोट करती है जनरली कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें होता है स्केप टनल का प्रोविजन। और क्योंकि अगर आप स्केप टनल बनाते हैं तो नेचुरली कास्ट बढ़ जाती है। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम कि इन्होंने स्केप टनल का प्रोविजन रखा या नहीं रखा। जब तक आप कॉन्ट्रैक्ट को नहीं देखेंगे तब तक आप कह नहीं सकते कि स्क्रैप टनल का प्रोविजन नहीं। अजय जी, अभी तक जितनी जानकारी है, स्क्रैप टनल इसमें भी बननी थी, लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी की लापरवाही की वजह से। तो कंपनी की लापरवाही अगर बननी थी और उन्होंने नहीं बनाई तो ये कंपनी का क्रिमिनल नेग्लिजेंस मानूंगा मैं। और वो निश्चित रूप से कंपनी फिर इसके लिए जवाबदार है कि क्यों नहीं उसने स्क्रैप टनल बनाई। और अगर स्क्रैप टनल बनाई होती तो शायद ये स्थिति आज नहीं आती। और स्क्रैप टनल भी देखिए ऐसा है कि पूरे टनल के अंदर नहीं बनती, कहीं कहीं बीच बीच में वो स्पेस के हिसाब से बनती जाती है। और मान लीजिए कि आप दो स्केप टनल के बीच में कहीं झंझट हो गया तो फिर वो स्केप टनल भी बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करेगी। तो इसलिए थोड़ा सा मतलब ये है कि स्केप टनल के अलावा और कोई दूसरा अल्टरनेटिव हो वो भी यूज करना चाहिए जब आप बहुत लंबी टनल बना रहे हैं। नहीं अजय जी, स्क्रैप टनल की जो आप बात कर रहे हैं कि कुछ कुछ दूरी पे बनाई जाती है, मैं चाहूंगी आप डिटेल में हमारे दर्शकों को ये समझा दें कि जब ये टनल बनती है तो स्क्रैप टनल किस तरह से वहां पर बनाई जाती है? देखिए, स्क्रैप टनल का ये एक तरीका है कि आप साइड से खुदाई करके वो जो मेन टनल है उसके पैरेलल टनल बना लें और उसको थोड़ी दूर जाकर फिर मेन टनल में निकाल लें। एक तरीका ये है। यानी कि एक तरह से सबवे बनाने की कोशिश की जाती है। सबवे, हाँ। या दूसरा तरीका ये है कि आप ऊपर से खुदाई करें, वर्टिकल ड्रिलिंग करें और वर्टिकल ड्रिलिंग करके आप मेन टनल के आसपास कहीं पहुंच जाएं और उसके बाद थोड़ा सा एडिशनल खुदाई करके आप मेन टनल से कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये दो तरीके हैं स्क्रैप टनल के। जी बिल्कुल। अजय जी, जो आप जानकारी यहाँ पर दे रहे थे, फॉल्ट रॉक की हम बात करें या टेक्टोनिक प्लेट्स की जो बात करें, जहां तक मैंने पढ़ा है कुछ हिस्सों में ये जानकारी है कि ये जो टनल जहां पर बन रही थी सिलक्यारा, यहाँ पर जो स्थित जो जगह है वहां पर भी कहीं ना कहीं फॉल्ट रॉक की हल्की सी स्थिति बनी हुई है और ये भी एक कारण हो सकता है। तो क्या आप इसे कारण मानते हैं या फिर पानी का रिसाव, पत्थरों का कमजोर होना,
कहीं कहीं पे विशेष प्रकार की पुअर क्वालिटी की रॉक की भी बात की जा रही है। तो आप कौन कौन से मेन कारण देखते हैं इस हादसे के पीछे? देखिए, जहाँ तक प्लेट टेक्टोनिक की बात कर रहे हैं, हम टेक्टोनिक प्लेटों की बात कर रहे हैं, तो ये जो एरिया है ये इंडियन प्लेट का पार्ट है। इंडियन प्लेट का पार्ट होने के कारण क्या है कि इस पे जो पीछे से प्रेशर लग रहा है इंडियन ओशन से, तो उसके कारण ये नॉर्थ की तरफ मूव हो रहा है। और जब नॉर्थ की तरफ मूव करेगा तो ऐसा नहीं कि वो आसानी से मूव कर लेगा, और क्योंकि उसको जमीन के अंदर जाना है तो उसको कहीं न कहीं कंप्रेशन का फोर्स भी उस पर लग रहा है। का रेजिस्टेंस, वो जो मतलब उसको जो रेजिस्टेंस लग रहा है इंडियन प्लेट के ऊपर, तो ये इंडियन प्लेट के रेजिस्टेंस का डिस्ट्रीब्यूशन में मानता हूँ। जी जी। ठीक है, अब ये जब रेजिस्टेंस लगता है तो उसके कारण क्या जगह जगह से चट्टानें टूटती है, और जहाँ टूटती है और ऊपर नीचे जाती है या आगे पीछे खिसकती है, वहां पे फॉल्ट जनरेट होते हैं। इस क्षेत्र में जो भूवैज्ञानिक मानचित्र है इसका, उसमें 2 फॉल्ट है, दोनों पास पास है, पर वो कोई बहुत बड़ा बड़ा फॉल्ट नहीं है। ठीक है। फॉल्ट तो फॉल्ट ही होते हैं। हाँ। और उन फॉल्ट के कारण चट्टानें तो कमजोर होती ही है। जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से बात कर रहे हैं, जिस तरह से कविता जी का भी कहना था कि कहीं ना कहीं क्या आप मानते हैं कि इस तरह की स्थितियों में रिसर्च की कमी थी, या यहाँ पर जो टनल बनाई जा रही थी वो पर्याप्त रिसर्च करके नहीं बनाई जा रही थी? क्या ये कोई कमी है या हादसा हुआ है? देखिए, अब अगर आप वहाँ के पूरी वस्तुस्थिति देखें और जो क्लिपिंग्स आप लोग दिखाते हैं उसको देख के ऐसा लगता है कि इन्होंने सावधानी तो पूरी बरती है। और आपने देखा होगा कि जो अगर मशीन फंस गई, जिसका काम काटना था वो खुद कट गई, तो इसका मतलब ये कि उन्होंने 25 mm का जो सरिया लगाया वो काफी मजबूत सरिया था, और उसने बजाय खुद कटने के मशीन को काट दिया या ड्रिलिंग अगर को काट दिया या पाइप को मोड़ दिया। तो अब आप अंदाज लगाइए कि कौन किससे ज्यादा मजबूत था। तो निश्चित रूप से ये कहेंगे कि मशीन उतनी मजबूत एक्सपेक्ट नहीं थी मशीन को कि ये हम काट सकते हैं। और दूसरा, जहां तक मैं मानता हूँ कि ये जो वीक जोन होते हैं चट्टानों में, ये हम जब चट्टान खोदते हैं और जब बनाने का काम शुरू करते हैं तो ये छुपता नहीं है, ये दिखता है। और अगर ऐसा लगता है कि ये एक स्टैंड अप टाइम होता है, स्टैंड अप टाइम जब खुदाई करने के बाद, स्टैंड अप टाइम का मतलब ये है कि कितनी देर तक वो चीज स्टेबल रह सकती है या कब वो पत्थर गिरना शुरू होता है। जी। तो जो वीक जोन होता है उसका स्टैंड अप टाइम बहुत कम होता है। तो ये चीजें जब टनल प्रोग्रेस में होती तभी पता लग जाती है, और स्टैंड अप टाइम के हिसाब से वहां पर कुछ इंस्ट्रूमेंट रखे जाते हैं जो प्रेशर को मेजर करते हैं। अब इन्होंने प्रेशर के मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट रखे या नहीं रखे ये नहीं मालूम मुझे, पर अगर प्रेशर के मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट होते तो ये हमको पहले से ही पता लग जाता कि कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है और क्या हमें उसके लिए वो तैयारी की है या नहीं, मेजरमेंट लेना चाहिए, या क्या हमें किस हिसाब से टनल का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ। प्रॉपर असेसमेंट नहीं हुआ, मैं ये कह सकता हूँ। जी बिल्कुल अजय जी, आपके पास मैं वापस आती हूँ। हमारे साथ जगदीश बावला जी भी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। जगदीश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जगदीश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। जगदीश जी, जिस तरह से हम अजय जी से और साथ ही साथ कविता जी से यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में 2 खामियां तो निकलकर सामने आई हैं। एक तो ये कि प्रेशर मेजरमेंट को लेकर जो अजय जी का कहना है कि उसमें कहीं ना कहीं कमी पाई जा सकती है, यही वजह है कि एकदम से यह हादसा हुआ और मजदूरों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। दूसरी बात, स्क्रैप टनल की जो बात आ रही है, स्क्रैप टनल भी नहीं बनाई गई, जिसकी वजह से भी आज ये हादसा इतना लंबा हो गया और 15 दिनों से मजदूर अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस पूरे मामले में क्या कहना है आपको? क्या लगता है आपको कि कहाँ कहाँ खामी हो गई, और इस तरह के हादसों से हमें क्या सीख लेनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं स्थानीय जो कुल देवता वहाँ पर होंगे उनसे और ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ कि वो किसी तरह से सब लोग बाहर आ जाएं। जी। और इसमें जो हादसा हुआ है इसमें कहीं ना कमी तो है, अगर कोई लापरवाही या कमी ना होती तो ये इतना बड़ा हादसा नहीं हो सकता था। जैसे इसका टनल की बात अभी अजय साहब ने करी है, वो वैज्ञानिक है, जाने माने बहुत अच्छे वैज्ञानिक ग्रुप हैं, उन्होंने बताया कि इसका टनल बंद नहीं किया थी पहले। अगर वो बनी होती तो ये हादसा इतना टाइम नहीं होता और 1 दिन में 2 दिन में ही मजदूर बाहर आ सकते थे। लेकिन फिलहाल हमारी प्राथमिकता ये कि हम ईश्वर से यही दुआ कर सकते हैं कि वो जो है मजदूर है बेचारे किस्से से बाहर आ जाए और भविष्य में
जितनी भी टनल बन रही है ये भी अच्छा काम सरकार कर रही है कि सरकार खुद जाके वहाँ बैठी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें जो है कुछ न कुछ सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और जो स्थानीय लोग वहाँ पर हैं, जो वहाँ पर रहने वाले बुजुर्ग लोग हैं, उनको अपने पहाड़ के बारे में मालूम होता है कि कहाँ पर पहाड़ी कच्ची है, कहाँ पर पक्की है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं हिमालय का जो पहाड़ है ये कच्चा पहाड़ है, ये पक्का पहाड़ नहीं है। इसको छेड़ना जो है एक किस्म से जो है एक माचिस की तीली देना है किसी घास के पूंछ में देकर के। इसलिए जो है मैं समझता हूँ कि इसके लिए बहुत ज्यादा रिसर्च की जरूरत है। जब टिहरी डैम बनने वाला था हमने तब भी कहा था ये कच्चे पहाड़ है, यहाँ इतने बड़े बड़े डैम नहीं बनने चाहिए। और इसी तरह से इतने ये कच्चे पहाड़ है, इसमें इतनी लंबी सुरंग भी नहीं बननी चाहिए। छोटी छोटी सुरंग बनाइए, आप बीच में थोड़ा रास्ता छोड़ दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है आपको। लेकिन मैं समझ में नहीं। और दूसरी बात कि मॉनिटरिंग, इसकी मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही ढंग से। जो काम पीछे आपने किया आप उसको भूल गए, तो उसकी क्या हालत है। अगर आप इसका टनल साथ में बनाई होती तो उसमें जो है बचाव हो सकता था। लेकिन लापरवाही तो है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम समझते हैं कि जो ये 41 मजदूर बाहर आ जाए उसके बाद इस पर चर्चा होनी चाहिए और खुल के चर्चा होनी चाहिए कि भविष्य में ऐसा कोई जो है हादसा ना हो दोबारा। जी बिल्कुल, कविता जी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई। कविता जी, जिस तरह से जगदीश जी वहाँ की स्थानीय स्थितियों की बात कर रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि लगातार पहाड़ों पर हद से ज्यादा जब हम उसको उत्पीड़न करते हैं और जब ज्यादा से ज्यादा दोहन करते हैं तो इस तरह की स्थितियां आती हैं। हाल ही में ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही थी कि 80 मीटर नीचे एक टनल बनाने की बात की जा रही थी, जिसका कई लोग विरोध भी कर रहे थे। स्थानीय लोगों की बात करें तो इस टनल जो सिलक्यारा टनल में हादसा हुआ है, वहां 60 साल पहले के लोग ये इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि पहले भी टनल को लेकर रिसर्च किया गया था और तमाम योजना बनाई गई थी, लेकिन उसके बाद पानी का स्रोत वहां पर मिला था, जिसकी वजह से काम को बंद कर दिया गया था। तो ये जो तमाम स्थितियां हैं, कंपनीज जब इस पर काम करती हैं तो इन तमाम चीजों को नजरअंदाज कर देती हैं। लेकिन क्या लगता है आपको, वो कौन सी बॉडी है जिनको इन चीजों का स्थानीय लोगों से बातचीत करके स्थानीय जो स्थिति है पर्यावरण की या चट्टानों की, पहाड़ों की जो स्थिति है, उन पर भी विचार विमर्श करना चाहिए इस तरह के निर्माण करने से पहले? देखिए, कोई भी इतना बड़ा अगर प्रोजेक्ट, नेशनल लेवल का प्रोजेक्ट है चाहे स्टेट लेवल का प्रोजेक्ट है, कोई भी प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले रिसर्च पूरी होनी चाहिए। और अगर आप देखो, इस टनल का तो केस ही अलग है ना। यहाँ पर एक बार ऑलरेडी प्रपोजल हो चुका है इतने साल पहले और फिर वो रिजेक्ट हो गया होगा, तभी वहां टनल नहीं बनाई गई। अगर इस बार दोबारा उस पर टनल बनाई गई है तो मुझे लगता है कि या तो जो अथॉरिटीज थी उन्होंने अटेंशन पे नहीं करी, जैसे आप कह रहे हैं कि लोकल लोगों का कहना है कि वहां तो बननी नहीं चाहिए थी। तो खैर, आज मेरे को लगता है कि जब हम रिसर्च करते हैं तो हम लोकल लोगों की तो कौन पूछता है और कौन उनको सुनता है, क्योंकि उस समय हमारे पास इंस्टीट्यूट्स होते हैं और बड़े बड़े अर्थ साइंटिस्ट और ये सब होते हैं। मगर अब आप ये देखो ना कि जो हुआ है उसके लिए मुझे ऐसा लगता है एक परेशानी हमारी ये भी है कि हम किसी भी तरह के डिजास्टर के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। आई वुड से जैसे नेशनल डिजास्टर है, ये नेचुरल डिजास्टर तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि ये पार्शली है, क्योंकि ये मैन मेड डिजास्टर कहलाएगा ना। आपने टनल खोदी तो मैन मेड हो गया, मगर इसमें प्रकृति का भी तो प्रकोप है ना कि देखिए कि आपने ऐसी चीज को छेड़ दिया जिसने आपको ऐसा कड़वा सच हमारे सामने आ गया। अब ये है कि अब आप देखो, आपने सेना के मैंने सुबह देखा था कि शायद मद्रास रेजिमेंट या कुछ साउथ से कुछ लोग आए, 25-26 लोगों को बुलाया है कि वो अब आकर के उसमें घुस के और अंदर काम करेंगे और निकालेंगे। ये सब जो है ना, मेरे ख्याल से आर्मी इज नॉट मेंट टू डू दिस। जो डिजास्टर है उसके लिए एक अलग टीम और इक्विपमेंट होना चाहिए। और जैसे कि अर्थक्वेक के लिए फेक ड्रिल्स होती है, हमें जो है इन सब चीजों के लिए एक पर्टिकुलर हमारी रेडी होनी चाहिए टीम्स जो इसमें बिल्कुल ही एकदम फ्लुएंट हो और जिनको सब कुछ पता हो। तीर तुक्के से काम नहीं होना चाहिए। अब ये मशीन लगा दी तो ये नहीं चल रहा तो हाथ से खोद लो, हाथ से नहीं खोद रहा तो ऊपर से पाइप डाल दो, अब इसका ब्लेड टूट गया, इसका मतलब वी आर नॉट इक्विप्ड। आई एम सॉरी टू से, मुझे लगता है हमारी तैयारी पूरी नहीं है। तो आप, हमारी टीम पूरी तैयार नहीं है, इसीलिए हम तीर तुक्के से काम करें। क्योंकि जो भी कोई, जैसे आप देखो थाईलैंड में भी लोग फंसे थे टनल में, उन्होंने निकाला ना, क्योंकि मुझे लगता है रिसर्च और टेक्निक थी। यहाँ पर हम लोग एक दूसरे के ऊपर कर रहे हैं। अब ये वाली टीम लग गई, अब ये नहीं लगी, आप देखो कह रहे हैं हाथ से खोद लो। कब हाथ से खोदोगे, कब उन बेचारों को अंदर से निकालोगे, तब तक भगवान करे कोई बारिश ना हो जाए। उत्तराखंड में तो बारिश भी हो जाती है। मेरा फियर ये कि कहीं रेन हो गई, कुछ होगी तो और एक डबल चैलेंज हो जाएगा। जी बिल्कुल। अजय जी, आपके पास मैं वापस आऊंगी। जिस तरह से कविता जी का कहना है कि लापरवाही तो होती है और जब इस तरह का निर्माण होता है तो स्थानीय लोगों की बातों को नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन रिसर्च में जो ये तमाम चीजों को नजरअंदाज किया जाता है उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। सिलक्यारा टनल में जो हादसा हुआ है, अक्सर इस टनल के हादसे में एक्सपर्ट्स का ये कहना है
कि मुहाने पर यह हादसा ज्यादा होता है और ऐसे में फिर स्थितियां वहां से एस्केप करने की और तमाम तरह का, लेकिन ये जो हादसा हुआ है, ये जो बीचों बीच जिस तरह से दोनों तरफ से टनल धसी है, इसको लेकर आपको क्या कहना है? क्या इस तरह का पहला हादसा है या इस तरह के हादसे आपने पहले कभी सुने हैं या देखे? हर देश में हर जगह होते रहते हैं और ये हिंदुस्तान में हुआ तो ये नहीं कह सकते कि ये पहला हादसा है। चाहे टनल खोदे या खदानें खोदे, स्थिति एक जैसी रहती है। कई बार हमारे यहाँ भी खदानें कोलैप्स हुई है और खदानों में मजदूर दबे हैं और अक्सर कोयला की खदानें जो काफी गहरी होती है वहाँ पे इस तरह की चीजें होती रहती है। और अब होता यह है कि इसको विशेषज्ञ कैसे देखते हैं, तो इसके बारे में मैं ये कहूंगा कि इस तरह का काम करने के पहले काफी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करा जाता है और चट्टानों के एक एक पहलू का अध्ययन करके उसके बाद उसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाती है और उसमें असेस करा जाता है कि क्या क्या हमें सेफ्टी मेजर लेना चाहिए जी। और यहाँ उत्तराखंड का सवाल ये कि इस तरह के हादसे के लिए मुझे लगता है कि शायद हम प्रिपेयर नहीं थे, क्योंकि इसके पहले कोई इस तरह का हादसा नहीं हुआ। यहाँ लैंडस्लाइड वगैरह होती रहती है, भूकंप आते रहते हैं, उसके लिए तो हम प्रिपेयर रहते हैं। पर ये टनल इस तरह से कोलैप्स हो जाएगी इसके लिए हम प्रिपेयर नहीं थे, तो इसके लिए हमारी तैयारी भी नहीं थी। नहीं तो ये जो बार बार हम परिवर्तन कर रहे हैं कि ऐसे निकाल लेंगे तो ऐसे नहीं काम करेगा तो ऐसे निकाल लेंगे, ऐसे नहीं तो ऐसे निकाल लेंगे, तो ये चीज नहीं आती। तो ये शायद हमारी अपरिपक्वता की निशानी है, हमने इन सारी चीजों को एंटिसिपेट नहीं करा और हमने मतलब टीच एंड ट्रायल मेथड पे कभी ये कभी वो ट्राई करते रहे, सही स्थिति का अंदाजा नहीं था हमें। जी बिल्कुल, लेकिन अजय जी जिस तरह से खामी निकलकर सामने आ रही है, किसी भी टीम के द्वारा या फिर युद्ध स्तर पर भी जब कुछ काम होता है तो उस काम के पहले उसके प्रोज एंड कॉन्स देखे जाते हैं और तमाम बिंदुओं पर विचार किया जाता है। तो क्या लगता है कि इस तरह की टनल का जिस तरह से पूरे देश में अलग अलग जगहों पर निर्माण हो रहा है, बिल्कुल ही नजरअंदाज किया जाता है कि यदि इसमें हादसे की कोई बात आएगी तो किस तरह का हादसा हो सकता है, यदि हुआ तो किस तरह से निपटा जाएगा? क्या ये पॉइंट है ही नहीं इस तरह के निर्माण कार्य से पहले? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, इस तरह के हादसे एंटिसिपेटेड रहते हैं और उसके लिए पूरी तैयारी रहती है। आप देखिए, दिल्ली में इतने 30-35 किलोमीटर की टनल जो है मेट्रो के लिए बनी हुई है जी। कलकत्ता में भी दिल्ली जैसी स्थिति है, वहाँ तो हुगली नदी के नीचे से हम मेट्रो ले गए हैं जी। तो ऐसा नहीं है और कि वहाँ पे कमजोर चट्टान नहीं, वो तो ये जो आपका जो सिलकारी है उसके वजह वो तो पूरे का पूरा मिट्टी का बना हुआ क्षेत्र है, वो तो बहुत ही कमजोर है, पर वहाँ पे भी हमने सफलतापूर्वक निर्माण करा है। और कलकत्ता है वो तो जो हुगली नदी का जो तल है उससे 20 मीटर नीचे हमारी जो टनल जा रही है और बड़ी सक्सेसफुल गई है और उसने आजकल अब ट्रांसपोर्टेशन भी इधर से उधर होने लगा, उसमें मेट्रो चलने लगी है। नहीं, लेकिन अजय जी ये बात तो माननी पड़ेगी ना कि कहीं ना कहीं प्लानिंग की कमी हमसे रह गई, यही वजह है कि आज हम जूझ रहे हैं। देखिए, ये प्लानिंग की कमी जहाँ तक बात है वो प्लानिंग की कमी जरूर रही है। जिस तरह की हमको लाइनिंग करना चाहिए थी उस तरह की लाइनिंग नहीं हुई है। अगर लाइनिंग होती और उसके हिसाब से सेफ्टी मेजर लिए जाते तो फिर ये नहीं होता। ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो वीक जोन है उसके असेसमेंट में कमी रही है। जगदीश जी आपके पास में आऊंगी, तमाम तरीके बातों पर हम गौर कर रहे हैं। यहाँ पर कविता जी भी जिस तरह से डिस्कस कर रही थी कि जब इस तरह का निर्माण होता है तो स्थानीय लोगों की, जिस तरह से आपने जानकारी दी है कि पहाड़ों पर कई बार लोग कहते हैं और इस तरह का जो निर्माण होता है उसका विरोध किया जाता है स्थानीय लोगों के द्वारा, लेकिन कंपनियों की बात करें, सरकार या प्रशासन की बात करें तो निर्माण कार्य होता है और विकास के नाम पर होता है कि विकास होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। पर क्या कहना है आपका कि तमाम जो निर्माण कार्य की बात हो रही है उससे स्थानीय लोग कितना खुश होते हैं और क्या उन्हें इस बात का अंदाजा रहता है कि निर्माण होगा तो जो रोजगार मिलेगा उससे ज्यादा प्रभावित होते हैं, या इस तरह के हादसों से एक बार फिर से उनके दिमाग में ये आता है कि नहीं, इस तरह का निर्माण कार्य पहाड़ी इलाकों में और खासतौर से खतरनाक इलाकों में नहीं होना चाहिए? उन लोगों को तो ये भी नहीं पता कि ऊपर होने वाला क्या है। उनको तो करीब 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद पता लगता है कि साहब ऊपर कोई टनल बन रही, क्या बन रही है। और उनको अगर उन साथ में लिया जाए, मैं तो मुझे याद आती है अंग्रेजों के जमाने की मैं एक कहानी पढ़ रहा था, तो उसमें अंग्रेज लोग जब पहाड़ों पे कोई काम करते थे तो स्थानीय लोगों को साथ में रखते थे, सलाहकार के रूप में रखते थे और साथ में जो स्थानीय देवता होते थे उनकी पूजा करते थे। उनसे कहते थे भाई प्रॉपर तरीके से पूजा करके जो आपकी पद्धति है, जो हमारे संस्कार हैं उसके अनुसार से हम कार्य करते थे, तो सभी काम सब। अगर दूसरी बात क्या है कि यहाँ मैंने देखा, एक चीज और देखी है कि कोई काम होना है 1 महीने में और हम कह रहे हैं साहब 15 दिन के अंदर तैयार करके दे दो इसको। तो जो काम 1 महीने में होना है या 1 साल में होना है उसको हम अगर 6 महीने बनाना चाहेंगे तो उसमें आप क्या समझे, लापरवाही नहीं होगी? लापरवाही तो होगी। दूसरी बात, एक चीज और देखी गई है
कि यहाँ पर स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। ठेकेदार किसी दूसरे को पेटी ठेकेदार बना करके वो उसको ट्रांसफर कर देता है, वो किसी और को ट्रांसफर कर देता है। तो जिस ठेकेदार को इसकी जानकारी है, जिसको अनुभव है, जो उसकी देखरेख में बनेगा तो ठीक बनेगा। जिसने अपने दूसरे को दे दिया, उसने तीसरे को दे दिया, तो उसको सबलेट कर दिया, तो वो कैसे, उसको क्या पता, उसको तो काम करना है, पैसा लेना है, जाएगा अपना, उसको उसकी बला से कि वो यानी कि आपका कहना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में यदि काम हो रहा है तो पहाड़ी क्षेत्रों के ठेकेदारों को ज्यादा मौका देना चाहिए, तो उनके पास ठेकेदार है उनसे काम होना चाहिए। उसके अलावा जो है कि जो वहाँ के मजदूर हैं उनको पहाड़ पे चढ़ के उस पुश्ते बनाने का तजुर्बा है। आपको ध्यान होगा कि जो गढ़वाल के अंदर जितनी सड़कें बनी है वो बीआरओ बनाती थी, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करके एक होती थी, वो बनाती थी। आज की डेट में बीआरओ का कहीं कोई नाम लेने को तैयार नहीं, सब प्लेन के ठेकेदार आते हैं, वो काम करते हैं, जिनको पहाड़ के बारे में कोई जानकारी नहीं है, कुछ नहीं, तो वो क्या करेंगे। तो जो आदमी जिस क्षेत्र का है उससे अगर हम कोई काम देंगे, वो हमको ये भी बताएगा कि इसमें ये कमी है साहब, आगे आप अगर सुरंग बनाना चाहेंगे तो आगे ये खतरा है। लेकिन जो बाहर का आदमी उसे तो काम पूरा करना है, वो बने न बने कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे कहने तात्पर्य कि स्थानीय लोगों को साथ लेकर के, दूसरी बात इसमें कोई पर्यावरण भी हो, जैसे अजय जी की आप आज बुलाया, आपने उनको बुलाया, अजय जी जैसे लोगों को वहां रखना चाहिए साथ में कि भाई टनल बन रही है, हम जो काम कर रहे हैं, हमने 2 महीने जो काम किया इसमें क्या ठीक किया, आगे भी इस तरह से करें या कुछ और करें, नहीं करें, कोई सलाह लेने को तैयार ही नहीं होता। ठेकेदार का होता है कि वो 6 महीने में काम पूरा करना है, जैसा तैसा हो कर करा के अपना छुट्टी करो। ठीक है, मैं अजय जी के पास वापस आऊंगी, लेकिन कविता जी भी हमारे साथ। जी कविता जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं ये कह रही थी, ये बात ठीक है कि जो लोकल लोग होते हैं उनको जानकारी भी होती है, जैसे अभी इन्होंने शेयर करा, लोकल जो मजदूर हैं, लोकल ठेकेदार हैं, देखिए जो आदमी जहाँ का है वो अपने वातावरण को समझता है, वहाँ की ज्योग्राफी को, टोपोग्राफी को समझता है जी, तो वो बेटर है कि वहीं के लोग काम करें और वही कॉन्ट्रैक्टर्स काम करें। और मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा हमें अपनी स्ट्रिक्टनेस और विजिलेंस बढ़ानी है कि क्वालिटी ऑफ वर्क क्या हो रहा है। देखिए क्वालिटी ऑफ वर्क बहुत बड़ी चीज है, चाहे वो पहले बीआरओ करती थी तो और बेहतर होता था काम, मगर अब पता नहीं कहाँ कमी आ रही है, कहीं ना कहीं तो मतलब आप सोचिए, चाहे टेक्निकल में आई है, मुझे लगता है रिसर्च में आई है, चाहे एनवायरमेंटल जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो क्लियरेंस होता है ना प्रोजेक्ट का, वहाँ कोई प्रॉब्लम है, मालूम नहीं कहाँ प्रॉब्लम आई है। मगर अब जो है जान पे बनाई है 41 मजदूरों की, और जो है इसकी गलती हम किसके ऊपर डाल सकते हैं ये हमें पता नहीं है, वो कब निकलेंगे ये हमें पता नहीं है, मगर प्रकृति से जो जितना खेल और छेड़छाड़ हो रहा है ये हमें दिखाई दे रहा है साफ साफ। जी अजय जी, आपके पास मैं आऊंगी। जिस तरह से एक बात यहाँ पर जगदीश जी ने कही कि तमाम लोगों को, एक्सपर्ट्स को साथ लेकर चलना चाहिए, मुझे इस बात में क्योंकि जब रिसर्च की बात आती है तो जाहिर सी बात है कि विचार विमर्श जरूर किया गया होगा। तो एक बात तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या इस तरह के टनल के रिसर्च में तमाम एक्सपर्ट्स की हम बात करें, उनकी सलाह तो अवश्य ली गई होगी, लेकिन उसके साथ ही साथ एक बात यहाँ पर यह भी आती है कि लोकल लोगों के साथ ही साथ जब बात की जाए, और दूसरी बात जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, एक तरफ हम बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी हमारी उन्नत हो रही है, ज्यादा हम सक्षम हो रहे हैं हर चीज में, और उसके बाद जब इस तरह के हादसे होते हैं तो फिर पुरानी सड़कों को, पुराने डिपार्टमेंट्स को, पुरानी एजेंसियों को याद किया जाता है कि पुराना जो स्ट्रक्चर होता था या इंफ्रास्ट्रक्चर होता था वो ज्यादा मजबूत होता था। तो क्या इससे आप रिलेट कर पा रहे हैं? नहीं, देखिए जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात है, टेक्नोलॉजी अपनी जगह पर काम करती है, और पुरानी चीजों के बारे में ये कहूँगा कि हम उसमें से कई घटनाएं भूल जाते हैं। ऐसा नहीं कि पुराने जमाने में दुर्घटनाएं नहीं होती थी, उस वक्त भी होती थी और अभी भी हो रही है और आगे भी होगी, क्योंकि अर्थ का जो बिहेवियर है, अगर हम सिर्फ टनल और डैम की बात करें या लैंडस्लाइड की बात करें, तो अर्थ का बिहेवियर कई बार अनप्रेडिक्टेबल होता है। आप जो ऊपर देख रहे हैं या जो आप ऊपर जो देख के जमीन के बारे में थोड़ा भी शायद जियोलॉजिकल सर्वे से असेस करें या किसी सर्वे से असेस करें, तो हो सकता है कि वो असेसमेंट जमीन के अंदर सही नहीं हो, उसको हम जियोलॉजिकल सरप्राइज बोलते हैं। तो ये जियोलॉजिकल सरप्राइज तो जब आप एक्चुअल खुदाई करते हैं तब आपको सामने को देखने को मिलते हैं, ऊपर देख के आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने हिंदुस्तान में ही ये प्रॉब्लम हो रहा है। स्विट्जरलैंड में दुनिया की सबसे बड़ी टनल है, रेलवे टनल है, गोथार्ड करके, वो 54 किलोमीटर लंबी है और उसके ऊपर 2000 मीटर का पहाड़ खड़ा हुआ है। और ऐसा नहीं कि उसमें भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, उसको बनाने में उनके पास तो एक से एक बढ़िया टेक्नोलॉजी थी, उनके पास भी वहाँ एक्सीडेंट हुआ और कई कुछ लोग मारे गए थे। इसी तरह से हीथ्रो एयरपोर्ट वर्ल्ड का सबसे बिजी एयरपोर्ट है, वहाँ पे जो टनल कनेक्ट करती है उसको,
उसमें भी 1994 में टनल कॉलेप्स कर गई थी। तो अब ये कहें कि इंग्लैंड में प्रॉब्लम नहीं है या नहीं होना चाहिए या स्विट्जरलैंड में नहीं होना चाहिए या अमेरिका में नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। जियोलॉजिकल सरप्राइज तो कहीं पे भी हो सकते हैं और ये भी एक सरप्राइज ही है। अब आप देखिए ना कि आपकी मशीन आपने बुलाई, सबसे बढ़िया मशीन बुलाई काटने के लिए, वो मशीन खुद ही कट गई बजाय उसको काटने के लिए। तो अब आप किसको ब्लेम करेंगे, मशीन को ब्लेम करेंगे या जो मटेरियल लगा उसको ब्लेम करेंगे? अगर मटेरियल खराब लगा होता तो मशीन काट देती जी। जैसे ये अक्सर कहा जा रहा है कि ठेकेदार ने सरिया नहीं लगाया, ये नहीं करा, वो नहीं करा। तो ये जो सरिया के जो जाल अंदर से निकल रहे हैं और वो मशीन को काट रहे हैं और मशीन उसको नहीं काट रही है, तो अब आप ये अपना आप अंदाज लगाइए कि क्या मटेरियल घटिया लगा या क्या मशीन घटिया थी, या दोनों में से आपको डिसाइड करना है। नहीं अजय जी, मटेरियल को लेकर तो अभी हमने बातचीत नहीं की है। हमारा यहाँ पर मेन फोकस यहाँ पर ये था कि जो साइड बाय साइड जो सुरक्षा के मानक या जो इंतजाम किए जाने चाहिए थे उन पर काम नहीं हुआ। हाँ, ये इसको इसमें तो दो मत ही नहीं सकते कि साइड बाय साइड जो सुरक्षा मानक या इसके टनल बनना चाहिए थी वो नहीं बनी, वो बनना चाहिए थी खास करके लंबी टनल में। तो नहीं, इसके साथ ही साथ एक सवाल यहाँ पर अजय जी और है, जिस तरह से जगदीश जी ने कहा कि भू वैज्ञानिक जो हैं आपके जैसे जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय साथ ही साथ रखनी चाहिए थी, प्रोजेक्ट पे भी होना चाहिए था, और स्थानीय लोगों की भी बात की। कविता जी ने इस बात की ओर भी ध्यान दिलाया और जगदीश जी ने भी बोला कि अंग्रेजों के टाइम में जब इस तरह का काम होता था तो वहाँ के स्थानीय जो देवता होते थे उनसे लेकर स्थानीय लोगों को कहीं ना कहीं उस ग्रुप में शामिल किया जाता था, जिससे वहाँ की जो वातावरण है उसके बारे में ज्यादा जानकारी मिले। तो क्या लगता है कि आजकल के जमाने में, आजकल के समय में इसे बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया जाता है? देखिए, आस्था का जहाँ तक प्रश्न है, आस्था के आगे हम जो आस्था होती है उसका भावना का कद्र, तो आस्था के पीछे भावना होती है तो भावना की कद्र होना चाहिए और ये हमको एक तरह से संबल प्रदान करती है। और अगर हम देवी, जैसे हम नए घर में घुसते हैं या नया घर बनाते हैं तो भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, तो यहाँ पे भी ये होना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं मानता हूँ। देखिए, एक हमारी मनोबल बढ़ता है इससे, और अगर हम नजरअंदाज कर रहे हैं तो वो गलत हो रहा है। नहीं, बिल्कुल अजय जी, सवाल यहाँ पर एक ये भी है कि जब कंपनीज की बात करते हैं तो कंपनीज में कंपनी के अधिकारी होते हैं, उनके कर्मचारी होते हैं, स्थानीय लोगों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जाता है। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, स्थानीय लोगों को नजरअंदाज तो नहीं करना चाहिए, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि स्थानीय लोग जो हैं उस क्षेत्र के बारे में अच्छी तरह से वाकिफ रहते हैं। उन्हें ये भी, कंपनी जब काम करेगी तो वो उस लाइन पे काम करेगी जो उसको दी गई है, पर स्थानीय लोग क्योंकि आसपास से जानकार होते हैं, उन्हें मालूम है कि कहाँ पे पानी है, कहाँ पे कमजोर जगह है, कहाँ पे लैंडस्लाइड है, तो उनके व्यूज को तो लेना ही चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं है। और वो आपको सही सही जानकारी दे देंगे कि कहाँ से हम आसानी से काम कर सकते हैं, कहाँ से नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीजें होना चाहिए। जी बिल्कुल। जगदीश जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरह से अभी तक ये हादसा हुआ है और जिस तरह से स्थानीय लोगों के तरफ से जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि पहले भी प्रयास किया गया था, उस प्रयास के बाद इसे सफलता नहीं मिली है। एक देवता का भी बार बार नाम ले रहे हैं, मैं चौक देवता उन्हें बोला जा रहा है, जी उनका भी नाम लिया जा रहा है कि वो कुपित हो रहे हैं और बनने नहीं दे रहे हैं बार बार इस टनल को लेकर। ये तमाम तरह की जो कहानियां वहां पर इस समय चल रही हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी दी कि क्या कुछ यहाँ से जुड़ा हुआ है। देखो, ऐसा है, देवता होते हैं या नहीं होते हैं, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन जब हम किसी पत्थर के अंदर देवता देखते हैं, वो पत्थर के अंदर देवता नहीं है, लेकिन हमारी आत्मा कह रही है कि अंदर देवता है, हमने उस पत्थर को देवता बना दिया, तो उस देवता की जो शक्ति है वो अपने आप ही बढ़ जाती है, वो पत्थर देवता बन जाता है। और हमारी भावना होती है कि यार इन्होंने जो है टनल बनाई, हम लोगों को तो बुलाया नहीं, उसका उद्घाटन नहीं किया, हमारे देवता का नाम नहीं लिया। ये 4 धाम है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, गंगोत्री, यमुनोत्री है, मतलब उनका कुछ ना कुछ तो वहाँ होना चाहिए था। उससे क्या होता है, जो मजदूर हैं वो कहते हैं भाई हमने टनल शुरू करने से पहले वहाँ के जो 4 धाम के जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, उनके लिए अनुष्ठान हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, तो उससे आदमी का मनोबल बढ़ता है। देखिए, हमने, मैं समझता हूँ ऐसा कोई काम नहीं किया, हमने क्या है, हमको काम ठेका मिला है, इसको फटाफट निपटाओ, चलो कल को जो होगा देखी जाएगी। क्या कारण है कि अंग्रेजों के जमाने में सड़क बनती थी, उसकी 100 साल की उम्मीद होती थी, टनल हो या बांध हो, जो भी हो, और वो 80 साल में दूसरा बांध बनाना शुरू कर देते थे, चाहे वो टनल टूटे ना टूटे। और अभी आपने वो भी देखा होगा, हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी, अभी अजय जी बात कर रहे थे कि मंदिर बना, मंदिर के ऊपर 80 टन का पत्थर रखा गया, जबकि ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी उस जमाने में, लेकिन लोगों की आस्था, लोगों का विश्वास,
वो उस 80 टन के पत्थर को मंदिर के ऊपर जाके टिका सकता था। आज की डेट में जो है आपने जैसे बताया कि बाकी सबकी बात की हमने, जो मटेरियल इसमें लगा हुआ है उसके बारे में अभी हमने चर्चा नहीं की। तो मैं समझता हूँ कि मटेरियल में भी कहीं कोई गड़बड़ी हुई होगी जरूर। मैं नहीं कहता कि पूरी टनल में गड़बड़ी हुई, लेकिन कहीं कहीं कुछ गड़बड़ी हुई होगी। उस समय वहां पर कौन क्या उसका जो देखभाल करने वाला ओवरसियर कौन था, क्या था, या उनका जो ठेकेदार का जो कारिंदा कौन था, उसके टाइम पे उस पर कोई चेक करने वाला रहा नहीं होगा। नहीं, इस पूरे मामले में मैं आऊंगी डॉक्टर अजय जी के पास। इस पूरे मामले में अभी तक ये है कि जहां तक टनल में अंदर पूरा काम सीमेंटेड हो चुका है वहां तक तो टनल सेफ रही है, लेकिन जहां पर मजदूर काम कर रहे थे वहां पर शायद उसे पक्का नहीं किया गया था। वो जो हिस्सा जहां पर धंसा है वो कच्चा था वहां पर हिस्सा, और यही वजह है कि वहां पर धंसाव निकलकर सामने आया। कविता जी, इस पूरे मामले में जिस तरह से स्थानीय फैक्टर की हम बात कर रहे हैं, हम चाहे उसे आस्था का नाम दें, चाहे हम स्थानीय लोगों की बात करें, पर मुख्य मुद्दा यहाँ पर यह है कि टेक्नोलॉजी के साथ हम कहीं ना कहीं स्थानीय फैक्टर को नजरअंदाज कर रहे हैं। यदि हम अपनी परंपरा और टेक्नोलॉजी दोनों को साथ साथ लेकर चलें तो ये काम को और बेहतर बनाते हैं, ना कि उसे पीछे खींचते हैं। देखो, सिंपल सा लॉजिक है इसमें कि अगर लोकल लोगों को ज्ञान है उस जगह की टोपोग्राफी का, ज्योग्राफी का एक्सपीरियंस है, वहाँ सड़कें बनाने का, कुछ खोदने का, मतलब उनको पूरी जानकारी है वहाँ कैसी ठंड है उसमें काम करने का, बारिश हो रही है उसमें काम करने का। पहली बात तो इंक्लूसिव होना चाहिए उनका, साथ में वो दे शुड बी पार्ट ऑफ द टीम फर्स्टली। सेकंड, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि अब हम इसे एक हादसा मान रहे हैं, अब कोई कहेगा कि ये नेचुरल डिजास्टर नहीं है, पर डिजास्टर तो है। तो मैं ये समझती हूँ कि ऑफ कोर्स नेचर से रिलेटेड हम इसको कुछ पार्ट तो मानेंगे ना कि पर्यावरण का इसमें क्या रोल रहा है, हम मानते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी टीम्स हैं, जो हमारी टीम्स नेचुरल डिजास्टर के लिए या इस तरह की आपत्ति, जब देश पे इतना मुश्किल कोई ऐसा इतना बड़ा एक्सीडेंट होता है इस तरह का, तो उसको हैंडल करने के लिए हमारी जो टीम्स हैं, जिनकी ट्रेनिंग, जिनकी इक्विपमेंट, जिनको पूरी जानकारी हो, उसमें मुझे लगता है हमें और हमें बढ़ावा देना है। इतनी फर्स्ट क्लास हमारी टीम्स होनी चाहिए कि किसी भी तरह का कोई भी एक्सीडेंटल इस तरह का होता है उसमें हम सबसे पहले पहुंच के उसको सॉल्व करें और एक से दूसरी टीम को पास ऑन नहीं करें। जैसे पासिंग द पार्सल होता है ना, अभी ये नहीं संभल रहा तो तुम कर लो, तुमसे नहीं हो रहा तो इनको बुला लो, इनसे नहीं हो रहा तो आर्मी को बुला लो। ये गलत तरीका है। आपके पास फुल्ली इक्विप्ड एक फर्स्ट क्लास टीम होनी चाहिए जो किसी भी तरह की आपत्ति को हैंडल कर सके। ठीक है, आपके पास मैं आती हूँ। अजय जी, जिस तरह से एक बात तो यहाँ पर कविता जी बेहतर कह रही हैं कि टनल से जुड़ा यदि कार्य हो रहा है तो टनल में यदि कोई हादसा होता है तो उसको लेकर हमारे पास टीमें भी तैयार होनी चाहिए कि यदि कोई हादसा होगा तो उसका बचाव क्या कुछ किया जाएगा, कैसे एक्सपर्ट वहां पर साथ देंगे। दूसरी बात, एक जगदीश जी ने यहाँ पर यह भी की है कि क्या मटीरियल को लेकर हमें बातचीत करनी चाहिए। अभी तक जो बात निकलकर मेरी जानकारी में सामने आई थी वो ये थी कि जहां तक टनल पक्की है वहां तक इस तरह का हादसा नहीं हुआ है। ये जो बीच में धंसा हुआ है वहां पर टनल कच्ची थी। क्या कहीं ना कहीं अब जो ये टनल बनने का तरीका है उसमें भी आगे कुछ बदलाव हो सकता है, क्योंकि यदि टनल पक्की होती तो शायद इस प्रेशर को झेल पाती और शायद यह हादसा इस तरह से सामने नहीं आता। देखिए, जहाँ तक ये सिलसिला टनल का सवाल है, इसके दोनों हिस्सों पे खुदाई हो रही है। जिस एंड से हमें जाना और जिस एंड से हमें निकलना है, तो जो सिलकारा एंड है उससे करीब 2.25 किलोमीटर की खुदाई हो चुकी है और जो हादसा हुआ वो सिलकारा एंड से 200 मीटर की दूरी पे है। इसका मतलब ये कि उसके बाद भी 2 किलोमीटर तक हमारी टनल मजबूत है। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि ये जो 200 मीटर दूरी पे जो हादसा हुआ, वहां पर जब इन्होंने सरिया काटना, जब वो मलबा हटाने के लिए मशीनें लगाई तो उसमें से सरिया निकला है और वो सरिया जो है उसने मशीनों को काट दिया, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कह चुका हूँ। तो ये कहना कि उस एरिया की लाइनिंग नहीं हुई है या उस एरिया का ट्रीटमेंट नहीं हुआ, वो गलत है। ट्रीटमेंट हुआ है, परंतु ये उतना मजबूत ट्रीटमेंट नहीं था कि जो पीछे से प्रेशर लग रहा था उसको रेजिस्ट कर ले। अगर वो प्रेशर अगर हमको उसको ज्यादा मजबूत बनाते तो निश्चित रूप से वो प्रेशर रेजिस्ट कर सकता था। तो ये है कि कहीं न कहीं ये असेसमेंट की कमी रही है या इसकी कमी रही है कि हम पूरे सिचुएशन को समझ नहीं पाए और जो एक नॉर्मल लाइनिंग प्रोसेस थी वो नॉर्मल लाइनिंग प्रोसेस उन्होंने अप्लाई कर दी और उसके बाद वहाँ पे काम करते हुए आगे बढ़ गए। और अब जो टनल बन रही है उसके आगे के 2 किलोमीटर तो बिल्कुल सेफ है, उसमें तो कोई अभी तक कोई रिपोर्ट इस तरह की है नहीं कि वहाँ पे भी पत्थर गिर रहे हैं या वहाँ पे भी चटकने की आवाज आ रही है या वहाँ पे भी टनल की दीवारें फूल रही है
नीचे से फूल रही है या ऊपर से गिर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ ये 200 मीटर बाद ये 20-25 मीटर का जोन था, वो प्रॉब्लमेटिक जोन था। इसका प्रॉब्लमेटिक जोन का अच्छा सा ट्रीटमेंट होता तो शायद ये स्थिति नहीं आती। ठीक है, एक सवाल यहाँ पर मेरा और है कि जिस तरह से इस टनल का निर्माण कार्य हो रहा था, स्थानीय लोग कई और कारणों से विरोध कर रहे हैं। 80 मीटर टनल का बहुत बार विरोध किया जा रहा है कि इतने गहराई में यदि टनल बनी जाएगी तो क्या सुरक्षित होगी या नहीं होगी, इस पर तो मैं बाद में बात करूंगी। लेकिन इससे पहले पानी का जो जगह पे स्रोत मिलता है या सोर्स मिलता है पानी का, क्या उससे कहीं ना कहीं निर्माण कार्य में दिक्कतें होनी चाहिए या हमें नजरअंदाज करना चाहिए? दूसरी बात यहाँ पर यह है कि कई इससे पहले भी हादसे हुए जहां पर कई बांध हमें खो देने पड़े हैं टनल के, और इस तरह के निर्माण कार्य के चक्कर में जोशीमठ में जिस तरह से अधिक निर्माण हुआ है, आज स्थिति हम देख रहे हैं कि किस तरह से पूरा एरिया धंस रहा है। तो क्या पहाड़ों पर निर्माण कार्य करने से पहले हमें ये भी देखना चाहिए कि कहीं हम आधुनिक चीज बनाने के चक्कर में प्राकृतिक चीजों को पूरी तरह से नष्ट तो नहीं कर रहे? देखिए, इस बारे में मैं ये कहूंगा कि जैसे हमारा शरीर है और इसमें कोई कट लगता है तो खून अपने आप निकल के बाहर आता है जी, ये तो मानते हैं सबको। तो इसी तरह से जो चट्टाने हैं उसके अंदर बाहर बरसात का पानी उसके अंदर घुसता है, और वो जो पानी रहता है वो रंध्रों के अंदर छोटे छोटे छिद्र रहते हैं जो हमको भली से नहीं दिखे, उनके अंदर वो पानी इकट्ठा होता रहता है। और जब भी अगर आप एक लेवल से नीचे खुदाई करेंगे तो वो पानी निकल के बाहर आता है। उसको हम बोलते हैं, जब वाटर टेबल के ऊपर तो हवा भरी रहती है और वाटर टेबल के नीचे पूरा पानी भरा रहता है चट्टानों के अंदर जी। अब ये 1% होता है, किसी में आधा % होता है, किसी में 10% ही ये हो सकती है कि उसमें पोरोसिटी हो। अब जब पूरा नीचे कट जाता है तो फिर पानी निकल के आता है, और अगर सामान्य मात्रा में पानी निकल रहा है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। पर कई बार क्या होता है कि जमीन के अंदर की संरचना ऐसी होती है कि कई जगह की धाराएं एक जगह आके मिल जाती है, या कई जगह पानी एक जगह आके मिल जाता है और फिर वो बड़ी तेजी से निकलता है, जैसे तपोवन टनल में निकला था एक वक्त 2009 या 2010 के वक्त, और उसके वक्त इतना तेजी से पानी निकला कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। बाद में जाके धीरे धीरे उस पर ट्रीटमेंट करके वो कंट्रोल में आया है। तो इसी तरह से कहीं पे भी आप खुदाई करेंगे, चाहे रेगिस्तान में भी खुदाई करेंगे, तो पानी जरूर निकलेगा, कोई विशेष नहीं है, ये एक सामान्य प्रक्रिया है जी। अब इस पानी से ये होता है कि चट्टाने जो पानी निकलता है तो वो खाली जगह छोड़ेगी तो नेचुरली फिर अर्थ का बैलेंस भी वहाँ पे बिगड़ता है, और वहाँ पे जब बैलेंस बिगड़ता है तो उसमें यह होगा कि वहाँ पर फिर से रीएडजस्टमेंट होगा। तो वो रीएडजस्टमेंट जब होगा तो जी अजय जी, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच नहीं रही। जी जी। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि पानी निकलेगा तो फिर रीएडजस्टमेंट होगा, और जब रीएडजस्टमेंट होगा तो हम फिर से उसको रिस्टोर तो नहीं कर सकते, पर वो कहीं ना कहीं चट्टानों को कमजोर जरूर करेगा। जी बिल्कुल। तो इस तरह के क्षेत्रों में क्या फिर निर्माण कार्य उसी तरह से होता है या फिर इस पर कोई और प्लानिंग की जाती है? नहीं, उसको पानी निकलने को रोक देते हैं ना, जब लाइनिंग बनाएंगे तो वो पानी रुक जाएगा, निकलना रुक जाएगा। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। मैं आपके पास आती हूँ, जगदीश जी आपके पास आती हूँ। जिस स्रोत की बात कर रहे हैं, अजय जी कह रहे हैं कि बहुत बड़ी समस्या नहीं, इसे रोक दिया जाता है। इस तरह के स्रोत कई बार इस सिलक्यारा टनल में भी मिले, क्योंकि मुख्य द्वार जो हम देखते हैं उसके बाएं तरफ देखा जाए तो पानी का एक स्रोत ठीक ठाक वहां पर निकलकर सामने आ रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर कमजोरी, लेकिन अब जब टनल बन रही थी तो उस पर निर्माण कार्य तो हो रहा था, वो चाहे हम कम प्लानिंग की बात करें या कम रिसर्च की बात करें, लेकिन अब निर्माण कार्य हो रहा था। इस पूरे मामले में आगे के लिए आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कि आगे जब इस तरह का निर्माण कार्य हो तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए कि हम दोबारा इस तरह के हादसे से बच सकें? इसमें जो है ना, मैंने पहले भी कहा इस बात को कि जो स्थानीय लोग हैं उनको अपने स्थानीय जो जमीन है, जो पहाड़ है, उसके क्षेत्र के बारे में जितनी जानकारी उनको होती है, किसी को नहीं होती है। बीआरओ का मैंने नाम लिया पहले, बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो थी, उसको जितनी सड़क बनाने की नॉलेज थी उतनी किसी को नहीं है। प्लेन के लोग आके सड़क बनाएंगे, 2 साल में टूट जाती है सड़क, कुछ होता ही नहीं है। कहीं पर जगह ऐसी होती है कि जहां पर मैं एक बार 91 में उत्तरकाशी गया था, तो उस सड़क पे जो है हम निकल ही नहीं सकते थे। बीआरओ ने ऐसी रोड बना दी, हमारा ट्रक पूरा निकल गया उसमें। तो वो जो स्थानीय लोग होते हैं वो होते हैं एक्सपर्ट। दूसरी बात क्या, बताया कि पानी, हिमालय जो पहाड़ है ये पहले किसी जमाने में समुद्र हुआ करते थे, समुद्र के बाद ये पहाड़ बने, तो पानी कहीं कहीं जगह थोड़ा थोड़ा पानी तो होता ही है। लेकिन जब हम सर्वे करते हैं तो सर्वे करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर बाई चांस कहीं पानी निकलता है
कहीं पर कोई पत्थर निकल आया, कहीं पर कुछ और कच्चा पहाड़ निकल आया, तो हम क्या करेंगे उसके लिए? तो वो सब स्कीमें साथ लेके अगर आप चलेंगे, मतलब एक उनसे चौकस होकर के चलेंगे कि भाई कल को मुझे यहाँ पर एक लकड़ी मिलेगी, यहाँ पर मुझे शेर मिलने वाला है, तो मैं उसको सुरक्षा करूंगा नहीं करूंगा? सेफ्टी के लिए भाई शेर मिल गया तो मैं क्या करूंगा, है ना? और मुझे अगर कोई छोटा सांप मिल गया कहीं पर तो मैं क्या करूंगा? वो सुरक्षा। तो इसी तरह से पहाड़ के अंदर कुछ भी हो सकता है, पानी मिले, कुछ मिले, कोई खदान मिले, पता लगे कोई सोने की कोई पहाड़ी मिल जाए, हमें कुछ भी मिल सकता है। तो उसके लिए चौकसी पहले से होनी चाहिए कि इसमें हमको क्या क्या दिक्कत आएगी, वो सब सुरक्षा साथ लेके चलेगी। अब 2 दिन बाद तो हमारी मशीन दिल्ली से आ रही है, वहां से काम नहीं चला तो बाहर से आ रही है ना? तो इसलिए जो है ना, ये सुरक्षा अगर पहले से वहां होती तो मैं समझता हूँ वो लोग 2 दिन में ही अपना निकल के बाहर आते। फिर बाहर से हमको एक्सपर्ट बुलाना पड़ा, तो क्या जरूरत थी कि हमारे जो इतना बड़ा हम काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोकल में 2 एक्सपर्ट को परमानेंट क्यों नहीं रख लेते वहाँ, जॉब दे दे उनको, इतना बड़ा हादसा होने का जरूरत ही कुछ नहीं है। जी बिल्कुल। कविता जी, जिन लोगों से वार्ता अभी हो रही है, इन लोगों को तो साथ रख लीजिए आप, तो कुछ ना कुछ सलाह देंगे आपको। जी बिल्कुल। कविता जी, जिस तरह से यहाँ पर जगदीश जी भी कह रहे हैं और आपने भी जिस तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक्सपर्ट्स की बात की थी कि हमारे पास एक टीम तैयार होनी चाहिए, तो ये तमाम ऐसे मानक है जिन पर अब आने वाले समय में विचार किया जाना चाहिए और देखते हैं कि आगे जो निर्माण कार्य होता है उस पर इस तरह का कुछ होता है। पर इस पर भी कहीं ना कहीं चौकसी हर किसी की होनी चाहिए, मीडिया से लेकर डिपार्टमेंट्स और प्रशासन की भी। इसके अलावा वोकल फॉर लोकल की बात जब हम प्रोडक्ट्स के लिए करते हैं तो इस तरह के निर्माण कार्यों में भी मुझे ऐसा लगता है कि हमें ध्यान देना चाहिए कि कंपनी कहीं की भी हो, लेकिन कोशिश की जानी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोकल लोगों का समावेश होना चाहिए, जिससे आपके लिए रास्ते और आसान हो सकते हैं। आपने बिल्कुल मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं कहने ही वाली थी कि गो लोकल, जैसे प्रधानमंत्री जी हर चीज में, हर प्रोजेक्ट में कहते हैं कि लोकल को बढ़ावा दो, चाहे वो अनाज हो, चाहे किसान हो, चाहे कुछ भी हो, लोकल हैंडीक्राफ्ट हो। उसी तरह से मुझे लगता है जब प्रोजेक्ट बनते हैं, जिस स्टेट में बनते हैं, वहाँ के लोगों को काफी इन्वॉल्व करें, उनकी नॉलेज का फायदा लें, उनके एक्सपीरियंस का फायदा लें। एटलीस्ट वो पार्ट ऑफ द कोर टीम होना चाहिए। लेबर इंटेंसिव अगर है तो वहाँ पे वहाँ के लोगों को इन्वॉल्व करें, उनकी सूझबूझ और एक्सपीरियंस का हमें फायदा लेना चाहिए। हमें ऐसा नहीं सोचना है कि हम उनको क्यों इन्वॉल्व करें, उनकी भूमि है, वो ज्यादा जानते हैं। इस बात की हमें इज्जत करनी है। और दूसरी बात यह है कि जो टीम है हमारी, जो सड़कें हैं, वो बीआरओ बहुत बढ़िया काम कर रही थी। उनके साथ अगर लोकल लोग मिल करके, वहाँ के लोग अगर एम्प्लॉय करके अगर बनाए जाएं, वहाँ के ठेकेदारों को दिया जाए, तो मुझे लगता है आगे के लिए हम ऐसे हादसों से अपने देशवासियों को, जो मजदूर हैं, लेबर है, टीम है, उनको बचा पाएंगे। जी बिल्कुल। अजय जी, आपके पास मैं आऊंगी। जिस तरह से हम निर्माण कार्य में लोकल लोगों को समावेश करने की बात कर रहे हैं, इस पर क्या कहना है आपका? कितना फायदा मिल सकता है? लोकल लोगों को स्थानीय भौगोलिक जानकारी होती है और उस पर हम मना नहीं कर सकते, पर भूगर्भीय जानकारी अगर कोई स्थानीय आदमी है और उसने अगर जैसे जियोलॉजी में पढ़ाई करी है और बीएससी करी है, फिर एमएससी करी है, तो वो तो सही जानकारी दे सकता है। पर दूसरे लोग उसमें अगर नहीं है उस क्षेत्र का जानकार, तो वो जानकारी नहीं दे पाएगा। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप एक्सपर्ट्स भी रखिए, पर आप स्थानीय लोगों को भी रखिए और मिलकर एक टीम के बाद यदि विचार विमर्श हो तो कुछ पॉजिटिव निकलकर सामने आ सकता है, कुछ फ्रूटफुल निकलकर सामने आ सकता है। आ सकता है। और एक्चुअली क्या है, हमारे कंट्री में एक्सपर्ट की कमी नहीं है। और टनल के भी एक बड़ा एक्सपर्ट है जो जिनका लोहा पूरी दुनिया मानती है और जिनके रिसर्च पेपर और किताबें भी लिखी हुई है। अगर उन टनल एक्सपर्ट की अगर हम सलाह लेते शुरू से ही, तो शायद ये प्रॉब्लम इतने दिन तक खिंचता नहीं। जी बिल्कुल। तो एक्सपर्ट्स हमारे पास जब प्रॉपर मात्रा में है, तो लापरवाही, हम बार बार कह रहे हैं, लापरवाही पूरी तरह से हुई है। और आगे आने वाले समय में यदि सुरक्षा मानकों की यदि मैं बात करूं, तो क्योंकि आप भूवैज्ञानिक हैं, आप क्या देखते हैं कौन कौन सी और चीजें बढ़ाई जानी चाहिए जिससे इस तरह के हादसों से हम फ्यूचर में बच सके? हाँ, देखिए, इसमें यह है कि एक तो हमारे पास स्टैंडर्ड मैनुअल होना चाहिए कि कल से अगर कोई दुर्घटना होती है तो उस वक्त हम अब ये ढूंढ रहे हैं कि कौन सी चीज कहाँ मिलेगी, कौन सी चीज कहाँ मिलेगी, कौन एक्सपर्ट कहाँ मिलेंगे। फॉरेन के एक्सपर्ट बुला लें। अरे आपने इंडिया के जो एक्सपर्ट हैं टर्नल के टॉप, उनको तो बुलाया नहीं, फॉरेन में उसे ढूंढ रहे हैं, तो वो गलत हो रहा है कहीं ना कहीं। और हमारे ये सारी चीजें पहले से होना चाहिए कि हमें क्या, किस स्थिति में क्या करना है। और दूसरी चीज ये कि हम सही जानकारी मीडिया को भी दें, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लगता है कि बराबर जानकारी या नहीं दी जा रही, क्योंकि मीडिया वहाँ पे अलाउड नहीं है जाने के लिए, या स्थानीय लोग भी अलाउड नहीं है। तो इसलिए बहुत कुछ कमेंट करने की पोजीशन में हम लोग रह नहीं जाते हैं, क्योंकि जब तक वस्तु स्थिति की जानकारी नहीं होगी
तब तक आप एक उस क्षेत्र का अनुमान लगा के फिर आप जानकारी दे रहे हैं या आप बात बता रहे हैं जी। तो सही जानकारी की भी बहुत जरूरत है और उसकी टेक्निकल जानकारी भी आना चाहिए। जी बिल्कुल। कविता जी, जिस तरह से अजय जी कह रहे हैं कि सही जानकारी होनी चाहिए, टीम की जो बात आप कह रहे थे उसी को वो आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि हमारे पास एक पूरा एक डेटा और लिस्ट होनी चाहिए कि इस तरह की स्थितियां आती हैं तो हमें फर्स्ट हैंड पे कांटेक्ट किससे करना है। क्या ये भी लगता है कि समय समय पर इस तरह के निर्माण कार्य से पहले एक विचार विमर्श भी होना चाहिए एक्सपर्ट्स के बीच में भी, फिर वो चाहे कंट्री के अंदर हो या फिर पूरे वर्ल्ड में, ग्लोबल होने की हम बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड में जहां जहां पे इस तरह के हादसे हुए हैं या जहां जहां पे इस तरह का निर्माण हुआ है उन एक्सपर्ट्स को भी ला के समावेश किया जाना चाहिए, क्योंकि जब हम मेट्रो का सफल परिचालन करते हैं और इस तमाम तरह की जानकारी थी तो कई बार विदेशों से लोग देखने आते हैं कि यहाँ पर किस तरह से इसको किया जा रहा है, काम किया जा रहा है, तो जो काम वो करते हैं वो काम क्या हमसे रह जाता है, क्या हम नहीं कर पाते? देखिए, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो थाईलैंड में भी जो है केव में लोग फंसे थे। कोई ऐसा नहीं है कि भारतवासियों से सभी बाहर वाले जो लोग हैं हमसे बड़े होशियार हैं, मैं ये बात नहीं मानती। हमारे पास बहुत टैलेंटेड लोग हैं। आई जस्ट थिंक कि हमारी जो ट्रेनिंग है, जो रेडीनेस है फॉर एनी काइंड ऑफ कैटास्ट्रॉफी, इस तरह का हादसा है, हमारी रेडीनेस कम है, हमारी जो ट्रेनिंग है वो कम है। भारतीय इंसान और भारतीय साइंटिस्ट और अर्थ साइंटिस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट और हमारे नेता और हमारी सूझबूझ कम तो कहीं भी नहीं है ना, कमी तो नहीं है। नहीं, लेकिन कविता जी, जब इस तरह के निर्माण रेडी नहीं है, हमारी ड्रिल नहीं है, हमारी तैयारी नहीं है, तो तैयारी में कमी मैं कह रही हूँ। अगर जैसे हादसा हुआ है उसमें से कैसे निकलना है उसकी तैयारी हमारी कम है, मैं तो ये मानती हूँ। हादसे तो देखो दुनिया में कहीं भी हो सकते हैं। जी जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन इससे पहले भी जिस तरह से हम कह रहे हैं कि दुनिया भर में अलग अलग जगह हादसे हुए हैं, तो निर्माण कार्य होने से पहले भी उन हादसों पर गौर किया जाना चाहिए था कि हादसे हुए हैं तो किस तरह से वहां पर उन्होंने बचाव किया और किस तरह से बाहर निकाला है। इस बारे में भी जानकारी यदि पहले से होती तो शायद लास्ट मिनट पर इस तरह का जो 15 दिन से हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट हमें नहीं करना पड़ता। ठीक कहा आपने, एक्सपेरिमेंट की कोई गुंजाइश नहीं है ना, क्योंकि देखो 41 लोगों की जान वहां पर फंसी पड़ी है, तो हमें एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए था। हमें एकदम जो है, हमें हमारे पास उसका जो था ना तोड़ होना चाहिए था, जो हमारे पास अभी भी नहीं निकल रहा है, बिकॉज वी आर एक्सपेरिमेंटिंग। ये टीम कर रही है, वो टीम कर रही है, वो टीम कर रही है। अब आप कोई बाहर से आए चाहे अंदर से आए, फर्क नहीं पड़ता। जिनकी जान फंसी है उसके लिए मुझे लगता है कि हर भारतवासी उसका दिल धड़क रहा है। ठीक है जगदीश जी, फाइनल कॉमेंट दीजिएगा छोटा सा। इसमें यह है कि जो है मैंने जैसे बताया कि लोकल के लोग अगर वहाँ होते और उनको पता होता है कि भाई ये काम क्या कैसे टाइप से हो सकता है, वो हो सकता है वो आइडिया बता देते कि भाई ये जो ठीक नहीं है, ये गिर सकता है, इसमें आप वो मत करो। दूसरी बात कि अगर लोकल के मजदूर होते तो लोकल के मजदूर जो है इन मजदूरों से चौगुना काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि ठीक है जगदीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कविता जी बहुत धन्यवाद। अजय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। तो जिस तरह से हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे उत्तरकाशी में, जिस तरह से 41 मजदूर भाई फंसे हुए हैं और 15 दिनों से अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, ऐसे में इस तरह के हादसे के पीछे के मुख्य कारण क्या है और आगे आने वाले समय में किस तरह के बचाव कार्य और किस तरह की प्लानिंग के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए कि इस तरह के हादसों से हम फ्यूचर में बचाव कर पाए और दोबारा इस तरह के हादसा आने वाले भविष्य में ना दोहराया जाए। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। बहुत ही कठिन परिस्थितियों में और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में चल रहा है। बहुत नजदीक पहुंचने के बाद जिस प्रकार से मशीन फंस गई